तो कुछ दिनों पहले हमने सुपर हीरोज की वीकनेस की बात की थी और तब से आप में से काफी सुपर फैंस से कमेंट कर रहे थे कि अब हमें सुपर विलन्स की बात करनी चाहिए। इसलिए आज हम सारे सुपर विलन्स तो नहीं, लेकिन जो सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन सुपर विलन्स की वीकनेस की बात करने वाला है। लिजर्ड। डॉक्टर कॉनर्स एक ब्रिलियंट बायोलॉजिस्ट था जो अपना एक हाथ खो देता है। अपने हाथ को रिग्रो करने के लिए डॉक्टर रेप्टाइल के डीएनए को स्टडी करता है और एक ऐसा सेरम बना देता है जिससे अब कॉनर्स लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब क्योंकि छिपकली अपने लिम्स को रिग्रो कर सकता है, इसलिए डॉक्टर कॉनर्स के पास भी एबिलिटी आ चुकी है। लेकिन इस पावर के साथ कुछ कमजोरियां भी देखने मिल जाती है। जैसे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में लिजर्ड की हीलिंग काम नहीं करती, तो इसे फ्रीज करके खत्म करना बहुत इजी काम है। इसके बाद स्पाइडरमैन ने टाइम के साथ एंटीडोट ढूंढ लिया था जिसका यूज करके ये लिजर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो एक रिएक्टर में फंसने की वजह से एक नॉर्मल इंसान सैंडमैन बन जाता है। अब इसकी बॉडी पूरी मिट्टी से बनी है, इसलिए फिजिकल अटैक्स इस पर कुछ खास असर नहीं दिखाते। पर सैंडमैन की दो कमजोरियां हैं। सबसे पहले तो अगर इस पर ज्यादा अमाउंट में फायर ब्लास्ट हो जाए तो सैंडमैन का बॉडी स्ट्रक्चर टूटने लगता है। और दूसरी वीकनेस है पानी। अगर गलती से भी सैंडमैन पानी के कांटेक्ट में आ गया तो वो सैंड को सॉलिड फॉर्म में मेंटेन नहीं कर पाता और अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो देता है। अब ऑटो ऑक्टेवियस सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन में से एक है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे करप्ट कर दिया था। बेसिकली ऑक्टेवियस के नेक पर एक चिप लगी होती है, तो अगर इस चिप को इलेक्ट्रिक का झटका दे दे तो ऑक्टेवियस अनकॉन्शियस हो सकता है या फिर उसके टेंटिकल्स में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे रिएक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब नॉर्मन ऑसबोर्न ने गॉब्लिन फार्मूला इंजेक्ट कर लिया था जिसकी वजह से उसे एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। पर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है और तब से ऑसबोर्न मेंटली काफी ज्यादा अनस्टेबल रहता है। अब वैसे तो ग्रीन गॉब्लिन की कोई खास वीकनेस नहीं है, लेकिन शार्प ब्लेड से इसे कट कर सकता है और गॉब्लिन सेरम ने इसे सिर्फ एनहांस स्ट्रेंथ दी थी। इसलिए स्पाइडरमैन अगर होल्ड बैक ना करे या फिर हल्क जैसा मॉन्स्टर ग्रीन गॉब्लिन को जोर से पंच मार दे तो गॉब्लिन वही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रो। ये स्पाइडरमैन के सबसे कूल एनिमी में से एक है, पर इलेक्ट्रो की बहुत सारी वीकनेस है। जैसे रबर से बनी चीजों पर इसके अटैक्स काम नहीं करते, ऊपर से इलेक्ट्रो के पास लिमिटेड एनर्जी है, तो अगर इलेक्ट्रो टाइम रहते खुद को रिचार्ज ना करे तो वो एग्जॉस्ट होकर कमजोर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रो खुद को सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में ही चार्ज कर पाता है। अगर वो खुद को ओवरचार्ज कर दे तो इतनी एनर्जी वो झेल नहीं पाता और आखिर में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है। अब क्विंटन बेक सबसे इंटेलिजेंट बीइंग में से एक था और वो चाहता तो काफी अच्छे काम कर सकता था, लेकिन वो बन गया एक सुपर विलन और इसने तो निक फ्यूरी और स्पाइडरमैन को भी काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था। लेकिन बेक की बहुत सारी लिमिटेशंस है, जैसे मिस्टीरियो आखिर में एक नॉर्मल इंसान ही है, इसलिए टाइम आने पर ये सुपर सोल्जर के सिर्फ एक पंच में मारा जा सकता है। इसके बाद मिस्टीरियो को इल्यूजन बनाने के लिए एक एंटायर टीम की नीड होती है और इन्हें प्रोजेक्शन बनाने के लिए काफी टाइम लग जाता है। तो अगर मिस्टीरियो की टीम उसके पास ना हो या एक रैंडम फाइट में इन्वॉल्व हो जाए तो मिस्टीरियो उस फाइट में कभी जीत नहीं सकता। एल्ड्रिच किलियन। ये एक अंडररेटेड सुपर विलन में से एक है, क्योंकि आयरन मैन के एनिमी ज्यादातर फेमस नहीं होते, पर किलियन ने अपने ऊपर एक्सट्रीमिस्ट का एक्सपेरिमेंट करवा दिया था जिसकी वजह से इसे फायर प्रोजेक्शन और रीजनरेशन जैसी एबिलिटीज मिल जाती है। किलियन ने तो ना जाने कितने टोनी स्टार्क के आर्मर्स को बर्बाद कर दिया था, पर फायर पावर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। किलियन भले फायर मैनिपुलेशन करता हो, लेकिन अगर इसे ओवररेट कर दिया जाए तो ये खुद ब्लास्ट हो जाता है और ऐसा ही कुछ करके इसका चैप्टर भी खत्म हो गया था। वैसे एबोमिनेशन भी गामा रेडिएशन से ही बना है, लेकिन जो क्वालिटीज हल्क के पास है वो एबोमिनेशन के पास नहीं देखने मिलती और यही कुछ चीजें उसकी वीकनेस बन जाती है। जैसे हल्क फाइट के दौरान जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है, लेकिन एबोमिनेशन की स्ट्रेंथ लिमिटेड है। एक टाइम के बाद वो खुद को पावर अप नहीं कर सकता। फिर 2008 में जिस एबोमिनेशन ने हल्क से फाइट की थी वो पानी में डूबकर मर सकता था, लेकिन टाइम के साथ एबोमिनेशन इवॉल्व हुआ और जिस वर्जन को हमने शी हल्क और शांग-ची में देखा था उसके पास फैंग्स है, इसलिए अब ये आसानी से पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। एक क्री वॉरियर होने की वजह से रोनन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो बिना किसी दिक्कत के ड्रैक्स को बीट कर दिया था, लेकिन रोनन का वेपन ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। हैवी अटैक्स करने के लिए रोनन कंप्लीटली अपने यूनिवर्सल रॉड पर डिपेंडेंट है और इस रॉड में पावर स्टोन है जिससे रोनन को आउटस्मार्ट करके छीन सकते हैं। और पावर स्टोन विल्डर होने के बाद भी रोनन स्टोन की फुल पावर को संभाल नहीं सकता, इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो रोनन की कोई खास वीकनेस तो नहीं है, लेकिन उसके वेपन से उसका खेल खत्म कर सकता है। अब डार्क डायमेंशन का रूलर इतना पावरफुल था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सीधा टाइम स्टोन यूज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी डोरमामू हजारों बार स्ट्रेंज को मार देता है और टाइम स्टोन के इफेक्ट को डोरमामू रेजिस्ट भी करता है। अब एक डायमेंशनल एंटिटी होने की वजह से डोरमामू पर फिजिकल और काफी हद तक मैजिकल अटैक्स काम नहीं करते, इसलिए सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन है जिससे डोरमामू को मारा जा सकता है। अगर टाइम स्टोन से इस एंटिटी को लूप में ट्रैप कर सकते हैं तो रियलिटी और पावर स्टोन से भी डोरमामू को हर्ट किया जा सकता है। और दूसरी वीकनेस है खुद डार्क डायमेंशन। अगर डोरमामू अपने डार्क डायमेंशन से बाहर आ जाए तो वो अपने आधे से ज्यादा पावर्स और इमोर्टिलिटी को खो देता है, जिसके बाद उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसलिए जो डार्क डायमेंशन डोरमामू को पावरफुल बनाती है वही डार्क डायमेंशन अगर ना हो तो ये एंटिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अब खुद को पावरफुल बनाने के लिए अल्ट्रॉन ने अपने फिजिकल बॉडीज को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया था
और फाइनल बैटल तक तो अल्ट्रॉन के पास वाइब्रेनियम बॉडी थी, लेकिन फिर भी माइंड स्टोन के अटैक से वाइब्रेनियम मेल्ट हो जाता है। साथ में अल्ट्रॉन अपनी कॉन्शियसनेस दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, पर अगर किसी वजह से अल्ट्रॉन का इंटरनल सिस्टम ऑफलाइन हो जाए तो उसकी फिजिकल बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही अल्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा। अब नेक्रोसॉर्ड ने गॉड जैसे मासूम को एक गॉड किलर बना दिया, लेकिन यही गॉड की वीकनेस है। नेक्रोसॉर्ड अपने बिल्डर को सिर्फ करप्ट नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे करके अपने बिल्डर को मार भी देती है। और अगर किसी तरह नेक्रोसॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद गॉड की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी बंद हो जाती है और तब वो खत्म भी हो जाता है। अब सेलेस्टियल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले गॉड्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि सेलेस्टियल भी यूनिवर्सल फोर्स है, इसलिए इनके कुछ लिमिटेशंस है। जैसे ईगो द लिविंग प्लैनेट के कोर को अगर डिस्ट्रॉय कर दे तो पूरा प्लैनेट बर्बाद हो जाता है, पर यह कोई वीकनेस नहीं है। ईगो की असली वीकनेस है साइकिक अटैक्स। हम पहले देख चुके हैं कि मैंटिस अपने एबिलिटी से ईगो को अनकॉन्शियस कर सकती थी, तो अगर ईगो किसी टेलीपैथ से फाइट करे तो सामने वाला आराम से सेलेस्टियल को सुलाकर जीत जाएगा। अब कैन के हजारों वेरिएंट्स है और सबकी वीकनेस डिफरेंट है, लेकिन अगर हम कॉन्करर की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ये आखिर में एक ह्यूमन ही है, इसलिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसका टाइम स्पेयर का कोर नहीं था, इसलिए कैन डायमेंशनल और टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता। और फाइनल बैटल के दौरान जब इसका सूट बर्बाद हुआ, उसके बाद ये ठीक से उसकी पावर्स भी यूज नहीं कर सका। इसलिए ज्यादातर कैंग वेरिएंट्स की मेजर वीकनेस उनके टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी है। अब हेला की पावर्स एसगार्ड से आती है, लेकिन गॉडेस ऑफ डेथ ज्यादातर अपने रॉ स्ट्रेंथ और नेक्रोब्लेड्स का यूज करती है, लेकिन हेला डायरेक्टली मैजिक स्पेल को ब्रेक नहीं कर सकती। ओडिन ने जब इसे बैनिश किया था तब डार्क मैजिक के सामने हेला कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अगर कोई हाई लेवल मैजिक यूजर हेला के सामने डार्क मैजिक यूज करे तो हेला ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये बात अलग है, हेला को खत्म करने के लिए पूरा एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन हेला को कम से कम डायमेंशन में ट्रैप तो कर ही सकता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम सब देख चुके हैं कि स्कारलेट विच रियलिटी को मैनिपुलेट कर देती है, जिसकी वजह से अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है। पर स्कारलेट विच मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जिसे इल्यूजन बनाकर या फिर टेलीपैथिक अटैक करके इसके माइंड को डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन कई बार ये ट्रिक काम नहीं करती, हो सकता है स्कारलेट विच और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तरीके से उसकी पावर को यूज करना शुरू कर दे। सुपर हीरो यूनिवर्स में शायद थैनोस पहला विलन था जिसने सुपर टीम को बीट करके अपना गोल पूरा किया, और वैसा देखा जाए तो मैड टाइटन बहुत ज्यादा पावरफुल एनिमी है, पर थैनोस ने भी कुछ सिचुएशन में वीकनेस शो की है, जैसे इसकी इन्फिनिटी स्टोन पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसलिए थैनोस वैसे तो एक फेयर फाइट में हल्क जैसों को आराम से बीट कर देता है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन के बिना थैनोस सिर्फ एक ऐसा बीइंग है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। इसलिए थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच जैसे एवेंजर्स अकेले थैनोस को बीट कर सकता है, क्योंकि बिना इन्फिनिटी स्टोन के थैनोस इनकी पावर से डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता। और सेकंड वीकनेस है माइंड मैनिपुलेशन। टाइटन फाइट में हमने साफ देख लिया कि इन्फिनिटी स्टोन होने के बाद भी थैनोस मैंटिस के माइंड अटैक से नहीं बच पाया। अगर स्टार लॉर्ड यहाँ इंटरफेयर नहीं करता तो एवेंजर्स टाइटन पर ही थैनोस का गॉन्टलेट छीनकर भाग जाते। इसलिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक यूजर हो तो वो थैनोस को बिना टच किए उसे बीट कर सकता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डॉक्टर डूम की एज सच कोई स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है, लेकिन डूम का ईगो कई बार उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुका है। डूम कई बार अपने एरोगेंस और ईगो के चलते अपोनेंट्स को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से एनिमीज डूम को मैनिपुलेट कर देता है। डूम खुद को हमेशा से एक गॉड या किंग की तरह पोर्ट्रे करता है, इसलिए इसने बहुत सारी बैटल्स में कमजोर हीरोज को टाइम रहते नॉक नहीं किया, जिसकी वजह से ये चीज बैकफायर कर जाती है और डूम हार जाता। देन डूम एक ऐसा बीइंग है जिसने ना जाने कितने पावरफुल बीइंग्स की पावर को एब्जॉर्ब किया है। इसने सिल्वर सर्फर से लेकर बियॉन्डर जैसों को भी नहीं छोड़ा, पर ज्यादा स्टोरीज में डूम लंबे समय तक गॉड लेवल पावर्स को मेंटेन नहीं कर पाता और आखिर में वो एबिलिटीज के हाथों से निकल जाती है।